हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सारे कंसेप्ट को हमने समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। सारे कंसेप्ट में हमने समझा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। किसी बिजनेस की अपनी मर्जी, वो चाहे तो बीआरएस बनाए चाहे तो बीआरएस ना बनाए। बीआरएस कोई भी बिजनेसमैन क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है ताकि जो वो कैश बुक मेंटेन कर रहा है अपने बिजनेस में, कैश बुक का बैंक कॉलम वो मैच करना चाहिए आपके पासबुक से। जो बैंक वाला मेंटेन करता है पासबुक, उससे कैश बुक और पासबुक दोनों जो है मैच करना चाहिए। जब इनके बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, कोई डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसको रिकनसाइल करने के लिए, उसको सुधारने के लिए हम यहाँ पर बीआरएस बनाते हैं। ये तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। बीआरएस जो है वो आपका जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उस समय आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे और डीके गोयल के बुक से क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से हम शुरुआत कर रहे थे, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि समझाने में आपको आसानी हो। ये है आपका कैश बुक। इस साइड आपका डेबिट साइड मतलब प्लस, इस साइड आपका क्रेडिट साइड मतलब माइनस। समझाने के लिए प्लस माइनस लिख रहे हैं। यहाँ पर आपका जो मेंटेन करेंगे, बैंक वाला जो मेंटेन करता है वो होता है पासबुक। पासबुक मैंने लिख दिया। अच्छा, कैश बुक का किस कॉलम से हमको मतलब है? बैंक कॉलम से। और यह है आपका पासबुक जो बैंक मेंटेन करता है, तो इसमें कोई कैश कॉलम नहीं होगा, ये तो बैंक कॉलम ही होगा, क्योंकि बैंक ही मेंटेन कर रहा है इसको, बिजनेस तो मेंटेन कर नहीं रहा है। ये हो गया आपका। अब ये है आपका डेबिट साइड, ये आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका क्रेडिट साइड मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस, जिसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोलते हैं, ये होता है आपका। पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल बैलेंस कहलाता है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लेते हैं डीके गोयल के बुक से। देख लीजिएगा, हो सकता है आपके पास पुराना बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है, एक आगे पीछे हो सकता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ऑन 30 जून 2014। तो सबसे पहले हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेट लिख लेंगे एज एट 30 जून 2014। इस डेट को हम यहाँ पर बनाने के लिए बैठे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। The cash book of a trader shows a bank overdraft of 2500। तो कैश बुक एक ट्रेडर का बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है 2500 रुपये का। यहाँ पर 2500 रुपये का नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा है, और हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? कैश बुक का। और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? पासबुक से। तो कैश बुक का कंपेयर हम पासबुक से कर रहे हैं। पासबुक में ये हमारा टारगेट बुक है, अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, अगर ये माइनस होगा इसमें तो हम माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, शुरुआत करेंगे क्रेडिट बैलेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे ओवर ड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये आपका यहां पर होगा प्लस आइटम, और यहां पे आपका माइनस आइटम। माइनस साइड में आपका दिख रहा है 2500 रुपये, यहां पर हम लिख देंगे 2500 रुपये माइनस साइड में। क्लियर है? यहां पे हम पर्टिकुलर्स लिख देंगे।
क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक हमने 2500 रुपये क्रेडिट साइड में मतलब माइनस साइड में यहाँ पर लिख दिया क्योंकि वहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है। अब देखते हैं कि डिफरेंस का क्या क्या रीज़न है, उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कर रहा है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹14,600 हैड बीन पेड टू द बैंक बट ऑफ दीज ओनली 12,200 were credited in the passbook up to 30th जून 2014। तो आपका एक चेक जो है वो डिपॉजिट किया गया है, पेड किया गया है बैंक में। कितने का चेक है आपका? चेक है आपका 14,600 रुपये का। तो 14,600 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12,200 रुपया और प्लस करेंगे 2,400 रुपया। तो 14,600 रुपये का आप इस तरीके से लिख सकते हो। चेक क्या किया गया है आपका? पेड किया गया है बैंक में, और बैंक वाले ने 30 जून तक कितना क्रेडिट कर दिया है। हम 30 जून को बनाने बैठे हैं और 30 जून को यहाँ पर जो है वो बैंक वाले ने कितना क्रेडिट कर दिया है? 12,200 रुपये क्रेडिट कर दिया। तो ये यहाँ भी सही है, ये यहाँ भी सही है। मतलब समझते हैं यहाँ पर चेक जो है वो हम पेड किए थे बैंक में, तो यहाँ पर हम लिख दिए 12,000, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए था 12,200 और 2,400 रुपये। मतलब टोटल जो है आपका 14,600 रुपये आना चाहिए था, जिसमें से बैंक वाला ने कितना क्रेडिट कर दिया है? 12,200 रुपये क्रेडिट यहाँ पे किया गया है। तो मतलब 2,400 को यहाँ पे क्रेडिट नहीं किया है, मतलब ये बैलेंस अभी भी यहाँ पर माइनस है। माइनस का मतलब यहाँ से बैलेंस इतना कम है, तो ये आपका माइनस साइड में 2,400 है, इसीलिए हम टारगेट बुक में माइनस साइड में है तो हम माइनस साइड में लिख देंगे यहाँ पे 2,400। जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उसको यहाँ पर लेके आना है, जो दोनों जगह सही है उसको यहाँ पर लेकर के नहीं आना है। तो 2,400 से यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और टारगेट बुक में ये जो है आपका माइनस में है यानी उतने से कम है, तो हम माइनस साइड में 2,400 रुपये लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 2,400 रुपये लिख दिया। अब रीज़न देंगे चेक पेड इन टू बैंक, है ना। यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा? चेक पेड इन टू बैंक, checks paid into बैंक। कितने का चेक था आपका? हाँ, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट not credited by bank up to 30th June। Checks paid into bank for collection but not credited by bank up to 30th June। 30 जून तक कितने को क्रेडिट नहीं किया गया है? तो आपका 2,400 रुपये को क्रेडिट नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसको माइनस साइड में यहाँ पे दिखा रहे हैं। दूसरा क्या डिफरेंस का रीज़न है वो हम देखते हैं। दूसरा है ही हैड ऑल्सो इशूड चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 आउट ऑफ विच ओनली ₹3,600 हैज़ बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपका एक 10,000 का चेक जो है वो क्या किया गया है? इशू किया गया है, और जिसमें से कितने का चेक जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है? हैज़ बीन प्रेजेंटेड ओनली 3,600 का चेक प्रेजेंट किया गया है। तो आप इसको 3,600 और 6,400 रुपये लिख सकते हैं। माइनस कर दीजिए यहाँ पर 3,600 रुपया और 10,000 को 6,400 रुपये, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जिसमें से कितने को चेक को प्रेजेंट कर दिया गया है, यहाँ पर हम समझते हैं इशू किए हैं चेक एक, तो यहाँ पर हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे 3,600 और 6,400। तो 10,000 को इस तरीके से लिख सकते हैं। जिसमें से बैंक में जो प्रेजेंट हुआ है वो 3,600 रुपये प्रेजेंट हुआ है, तो ये भी यहाँ भी सही, यहाँ भी सही। 6,400 को जो है यहाँ पे इशू किए थे माइनस में लिख दिए, क्रेडिट साइड में लिख दिए, यहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हुआ है अभी। तो 3,600 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएगा पासबुक से भी, लेकिन कितना प्लस रह जाएगा? 6,400 रुपये जो है वो प्लस में रह जाएगा, तो हम प्लस में यहाँ पर लिख देंगे 6,400 रुपया। क्लियर है? क्योंकि पासबुक में आपका प्लस साइड में है, इसलिए हम प्लस साइड में 6,400 रुपये लिख देंगे। अब रीज़न लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30th जून।
issued but not yet presented for पेमेंट। अभी तक उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। कितने का चेक है आपका? टोटल हो गया 10,000 का, 3600 प्रेजेंट किया गया है और अभी तक 6,400 के चेक को प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो ये आपका डिफरेंस का रीज़न था, इसलिए हम प्लस साइड में लिख दिए। थर्ड नंबर जो है रीज़न वो हम देखते हैं। इन सबको हटाते हैं पहले। थर्ड नंबर क्या कहता है देखते हैं अब। A check of ₹500 which he had debited to the bank account was not sent to bank for collection by mistake। तो डेबिट कर दिया जाता है एक चेक को। एक चेक जो है आपका डेबिट किया गया है कैश बुक में। डेबिट किया गया है कैश बुक में, कितने का चेक है? 500 रुपये। लेकिन बाय मिस्टेक आप इस बिजनेसमैन ने यहाँ पे क्या किया है कि नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मिस्टेक से इसको बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा। तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 500 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपका प्लस नहीं हुआ, इसलिए माइनस के तौर पे यहाँ पे रह जाएगा 500 रुपये। माइनस में है तो आप इसको माइनस में लिख दोगे 500 रुपये। यहाँ पे आप लिख दोगे रीज़न जो है इसका लिखोगे आप चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट यहाँ लिखते हैं चेक डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने डेबिट कर दिया है बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। अभी तक हम उसको कलेक्शन के लिए नहीं भेजे हैं और ये मेरे से मिस्टेक हो गया है, इसलिए 500 रुपये को सुधारने के लिए हम माइनस साइड में 500 रुपीज़ लिखते हैं। यहाँ पर तो हम डेबिट कर दिए हैं, यहाँ पर क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन जब आप चेक भेजे ही नहीं कलेक्शन के लिए तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो 500 रुपया क्रेडिट नहीं होगा। तो यहाँ तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ एक तरीके से बैलेंस कम रह गया, इसलिए माइनस साइड में सुधारने के लिए हमने इसको लिख दिया, क्योंकि टारगेट बुक जो है पासबुक में उसमें आपका माइनस है। 500 रुपये हमने कर दिया। इसके बाद देखते हैं और क्या है। फोर्थ नंबर रीज़न क्या है? कहता है देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड ₹50 फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीज़न से पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक वाले ने चार्ज काटा 10 रुपये। 10 रुपये चार्ज काटा, आपसे पूछने नहीं आएगा, बिजनेसमैन से यहाँ पे पूछने नहीं आएगा। तो 10 रुपये चार्ज काट लिया, माइनस कर दिया। यहाँ पर हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लस है, माइनस में है तो माइनस में होगा। और इंटरेस्ट जो है वो बैंक वाले ने इंटरेस्ट जो है बैंक वाले ने वो डेबिट कितना कर दिया? डेबिट कर दिया 50 रुपये। इंटरेस्ट जो है बैंक वाले वो कलेक्ट किया, मतलब लिया इंटरेस्ट, आपके अकाउंट से काटा कितना? 50 रुपये। तो यहाँ पर आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस के तौर पे 10 रुपये कट गया और इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ पर आपका क्या कट गया? 50 रुपये। क्योंकि आपने देखिए यहाँ पर क्या है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट लिया गया, अगर पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा, आपने कोई ओवरड्राफ्ट किया होगा तो वहाँ पर बैंक इंटरेस्ट ले सकता है ओवरड्राफ्ट पे। तो ओवरड्राफ्ट का काटा होगा पैसा या किसी भी इंटरेस्ट का पैसा काट सकता है, वो रीज़न क्लियरली नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 रुपये का बैंक चार्जेस काटा, तो दोनों माइनस है, हम यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे। लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक चार्जेस, या लिख सकते हैं आपको डेबिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक में बैंक चार्ज को 10 रुपये डेबिट किया गया, लेकिन इसको हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया। तो 10 रुपये माइनस में है, हम माइनस साइड में लिख देते हैं। लिखते हैं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक।
कितना रुपया माइनस कर दिया, 50 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे यहाँ से माइनस कर दिया और इसको आपने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइड में चला जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके बाद 5th नंबर क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक into his bank ₹1000 but it was not shown in the कैश बुक। तो एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में 1000 रुपये। एक कस्टमर का बिजनेसमैन जो है उसका सारा डिटेल होगा अकाउंट का और उसने डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर दिया 1000 रुपये। तो पासबुक में प्लस हो गया यहाँ पर, यानी क्रेडिट हो गया 1000 रुपये और इसका हमको पता नहीं चला, यानी यहाँ पर बैलेंस जो है आपका डेबिट नहीं हुआ होगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट का डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, पासबुक में प्लस साइड में है तो हम प्लस साइड में कितना लिख देंगे, 1000 रुपये। इसको रिकनसाइल करने के लिए, सुधारने के लिए हम 1000 रुपये प्लस साइड में लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है, छठा रीज़न जो है आपका वो देखते हैं। छठा रीज़न कहता है बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹400 अकॉर्डिंग टू his इंस्ट्रक्शंस बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है बैंक वाले ने पेड कर दिया एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और कितना रुपये पे कर दिया, यहाँ पर 400 रुपये पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम 400 रुपये बैंक वाले ने काट लिया, यानी डेबिट कर दिया 400 रुपया यहाँ पर, और आपने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया है। तो आपने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था, बैंक वाले को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा था और बैंक वाले से कहा था कि हमसे पूछने मत आइएगा, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा है आप सीधा मेरे अकाउंट से काट करके दे दीजिएगा। तो यहाँ पर बैंक वाले ने डेबिट करके अकाउंट से 400 रुपये काटा। फिलहाल इसका इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको नहीं है, इसीलिए बैंक में ये क्रेडिट कैश बुक में ये क्रेडिट नहीं किया गया है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक वाले ने 400 रुपये काट लिया, माइनस में है तो हम माइनस साइड में लिख देंगे 400 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ पर टोटल करेंगे। तो जब आप टोटल करोगे तो सबसे पहले प्लस साइड में आप देखोगे कितना है। जब आप प्लस साइड में टोटल करोगे तो ये आपका प्लस में जब इसको टोटल करोगे तो 6400 और 100 रुपये, 7400 रुपये आपका आएगा टोटल प्लस साइड में। अब 7400 और माइनस साइड को आप जब टोटल करोगे तो 2500, 2400 रुपया, इसके बाद 500 रुपये, 60 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये, 60 रुपये है और 400 रुपये। तो जब आप इसको टोटल करोगे तो 5860 रुपये आएगा, माइनस में आएगा आपका 5860 रुपया। तो प्लस में आ रहा है 7400 में अगर आप माइनस करोगे 5860 तो 1540 रुपया आपका बैलेंस आएगा। यहाँ पे आप लिखोगे 1540 रुपया, क्योंकि आपका प्लस साइड बड़ा है तो बैलेंस करने के लिए माइनस साइड में लिखेंगे। तो प्लस साइड बड़ा है। अब आप यहाँ पर देखो कैश बुक से शुरुआत किए थे और पहुँचोगे कहाँ पे, पासबुक पे। कैश बुक से शुरुआत किए थे, पासबुक पे पहुँचोगे, क्योंकि पासबुक को आप कंपेयर कर रहे हो, पासबुक से कंपेयर कर रहे हो। अब यहाँ पर प्लस में आया है, प्लस में कितना आया है 1540 रुपया। यहाँ पर आपका पासबुक है और प्लस किधर है, इसका मतलब हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपने लिखा। अब आप टोटल कर लो, इसको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 7400 रुपये और यहाँ पर भी 7400 रुपये टोटल आपका आएगा।
तो हमने इस तरीके से BRS बना लिया है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। और अब क्या होगा इसमें, देखिए यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस माइनस में कितना शो कर रहा है, 2,500 रुपये माइनस में शो कर रहा है। और पासबुक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस कितना शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है आपका 1,540 रुपया, यही आपका शो कर रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों का बीच में डिफरेंस है। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है उन सब का रीज़न क्या है, तो ये सारा आपका रीज़न है दोनों के बीच में डिफरेंस का। अब अगर एक बिजनेसमैन को ये डिफरेंस पता होगा तो उसके दिमाग काफ़ी रिलैक्स रहेगा कि हाँ दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, नहीं तो वो हड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस बैलेंस है 2,500 रुपये, यहाँ पर 1,540 रुपये है, तो उसका दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा बार बार कि इसके बीच में क्यों डिफरेंस है। आखिर दोनों का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस है। तो डिफरेंस का अब बिजनेसमैन को रीज़न पता होगा तो वो बिल्कुल शांति से आराम से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो मैंने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया वो कैश बुक से शुरुआत किया था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस से। और मैं यहाँ पर जो पासबुक पे आया है वो मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, बल्कि ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है। तो 2,500 रुपये जो है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिख रहा है कैश बुक पे, और फेवरेबल बैलेंस जो है आपका पासबुक पे दिख रहा है 1,540 रुपये। और दोनों के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस का जो रीज़न है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब एक बिजनेसमैन को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्यों है। तो आगे हम कुछ और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।